हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11 केमिस्ट्री। अपनी इस केमिस्ट्री की जर्नी में हम आ गए हैं कुछ और आगे, एक और स्टेप हमने ले लिया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डू यू नो, बिफोर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वर नोन, केमिस्ट्स ऑब्जर्व हाउ एलिमेंट्स कंबाइन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब हमको नहीं पता था, जब हम उनके बारे में नहीं जानते थे, उनको जानने से पहले केमिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं और इन ऑब्जर्वेशन से मिलकर बने ये फंडामेंटल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। केमिकली कंबाइन कैसे होते हैं एलिमेंट्स, का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कंबाइन टू ईच अदर कैसे, हाउ एलिमेंट्स कंबाइन। तो इसको पता लगाने के लिए हम पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिस्ट्री। तो ये है हमारे पास में 5 लॉज, देयर आर 5 लॉज इन केमिस्ट्री। फर्स्ट लॉज, law of conservation of mass, law of conservation of mass. Second is law of definite proportions. Third is law of multiple proportions, and fourth is Avogadro law, and fifth is Gay-Lussac law of gaseous volumes. तो ये केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, केमिकल रिएक्शन होकर कैसे केमिकली कंबाइन होते हैं हमारे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स या प्योर सब्सटेंसेस, तो ये इन 5 लॉ की हेल्प से ही कंबाइन होती है। ये थी ऑब्जर्वेशन। इन लॉज के बारे में जब हमारे लॉज ये बने तो इन फंडामेंटल लॉज को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है और यहीं से असली शुरुआत होती है हमारी 11th केमिस्ट्री की। तो चलिए फटाफट से समझते हैं पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है ना, ये हमारा प्रपोज किया था बेसिकली एंटोनियो लेवोसियर ने। लेवोसियर ने इसके बारे में हमको बताया। कब बताया उन्होंने हमको बताया 1789 में। कब बताया? 1789 में उन्होंने हमको इसके बारे में बताया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा 1 और 2 मार्क्स का, तो ध्यान से समझते चलना है, बहुत इजी है, आपको समझने में मजा आएगी। तो भाई क्या हुआ कि एनसीईआरटी साथ में जरूर लेकर बैठे, नोट्स साथ में बनाते हुए चले, पेन कॉपी जरूर साथ में लेकर बैठे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो एंटोनी लेविसियर ने 1789 में इस लॉ के बारे में बताया। एंटोनी लेविसियर ने हमको बताया कि भाई मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि जब हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, हमने कोई चीज, मान लीजिए मैंने ये पेपर ही है ना, केमिकल रिएक्शन करी, ये पेपर है मेरे पास में, मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको एक कैंडल ली, उस कैंडल से इसको बर्न कर दिया। अब मैंने इसको बर्न कर दिया, ये जला 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 आग की तरह जल रहा है और जल जल कर कैसा बन गया, ये बन गया राख, ठीक है, ऐस में कन्वर्ट हो गया, इजी, ऐसा ही होगा। तो लेविसियर ने हमको बताया कि जो केमिकल रिएक्शन हुई ना, ये पेपर से राख बना, वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये मैटर था, वो भी मैटर है। मैटर ना तो क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, हमने तो अभी अभी ये मैटर था ना, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने तो उसको एस में कन्वर्ट कर दिया भाई। तो इसका मतलब उन्होंने बताया कि जितना वेट, जितना मास इसका, बेसिकली मास, जितना मास इसका पेपर का रिएक्शन से पहले था, बिना जले था, बिना कंबशन के था, उतना ही मास इसका आफ्टर कंबशन भी होगा, आफ्टर केमिकल रिएक्शन भी होगा। मतलब कि जो अगर आप, जो आपको वो ऐस मिली, जो राख मिली है, उस राख का अगर आप वजन करेंगे और जो इसके साथ में गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको, उसके मेजर करेंगे उसके मास को, तो इस पेपर का मास और साथ में जलाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए थी, उसका मास बराबर बराबर होगा। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास आपस में बराबर बराबर रहता है। ये हमको बताया किसने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने। किसने प्रपोज किया था ये, एंटोनी लेविसियर ने। कब किया था, 1789 में। इजी भाई। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। उन्होंने बताया कि एटम जस्ट रीअरेंज, एटम रीअरेंज होते हैं केवल अपने पैटर्न से, इसके साथ में, उसके साथ में जुड़ जाएंगे, है ना, अरेंजमेंट उनका बदलता है, रीअरेंजमेंट होते हैं, लेकिन फाइनली कुछ नया फॉर्म ऐसे नहीं होता। मतलब कुछ नया प्रोडक्ट आपका ऐसे नहीं बनेगा कि उसका कुछ मास और निकल कर आ जाएगा, नहीं, उनका जो रिएक्टेंट का मास है, प्रोडक्ट का मास है, वो हमेशा इक्वल रहेगा। ये आप नोटिस कर रहे हैं,
बैलेंस में रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास भी 100 ग्राम था और प्रोडक्ट का मास भी 100 ग्राम निकल कर आया। इजी मास समझते हैं, एटॉमिक मास। जैसे एक रिएक्शन के बाद, चलो एक रिएक्शन से आपको समझा देती हूँ, ठीक है भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर ही समझते हैं। मान लीजिए आपने लिया C+O2, है ना, कार्बन को जलाया। जस्ट इसे इसको आपकी एनसीईआरटी की ब्लैंक पेज पे कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर कर लेते हैं, एक सेकंड देना, जस्ट हाँ यहाँ पर करते हैं। हमने लिया, मान लीजिए क्या लिया हमने लिया कार्बन प्लस में हमने लिया ऑक्सीजन। इससे मिलकर क्या बना, इससे मिलकर मैम बना CO2। सही बात है, CO2 बना। भाई अब एटॉमिक मास देखते हैं। सी का एटॉमिक मास कितना होता है, सी का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पर 2 एटम है तो कितना हुआ 32। ऐड किया तो हमारे पास में कितना आया 44 ग्राम, राइट। ये 12 ग्राम, 32 ग्राम, 44 ग्राम। अब चले हम प्रोडक्ट की तरफ। सी कितना होता है 12 प्लस 16 टू 32, 12 प्लस 32 कितना आया 44 ग्राम। अरे ये क्या सरप्राइजिंग वाली बात थी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CO2। C प्लस O2 का जो मास था वो 44 ग्राम था और CO2 का मास भी कितना आया 44 ग्राम आया, है ना। एरो के इधर क्या होते हैं, ये हैं आपके रिएक्टेंट्स, राइट। इधर क्या होते हैं एरो के राइट हैंड साइड में, ये होते हैं आपके प्रोडक्ट। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट सेम। तो ये हमको किसने बताया, ये हमको बताया एंटोनी लेवुशियर ने 1789 में। इसी को हमने नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या नाम दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, काफी इजी है, बढ़िया। आगे हम समझते हैं अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जस्ट अ सेकंड। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। क्या मतलब है इसका, देखो मीनिंग को समझो। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट ही होता है भाई, राइट। प्रोपोर्शन का मतलब प्रोपोर्शन ही होता है। कि अरे मैम ये क्या बात, ये क्या समझे, समझाती। डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि पानी का एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर हमारा किससे मिलकर बना होता है, वाटर हमारा मिलकर बना होता है 2 एटम ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट, वी नो दैट, है ना। H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, करेक्ट, हमारा मिलकर बना होता है वाटर। अब भाई जो ये वाटर है ये डेफिनिट प्रोपोर्शन में है, ये याद करो हमने पहले भी समझा था जब हम समझ रहे थे कि भाई ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स में फिक्स्ड रेशियो होता है। सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन वही हमारी बात बताता है कि कोई भी कंपाउंड डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। अब चाहे ये वाटर आपका रेन वाटर हो, रिवर वाटर हो, लैब का वाटर हो, लेकिन है तो वाटर ना। लिखेंगे तो भाई उसको हम H2O ही ना। तो ये H2O हमारा हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास हम निकालें डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब उनका एग्जैक्ट फिक्स्ड रेशियो रहता है बाय मास। मास निकालते हैं भाई, आप निकाल कर देखिए। कैसे निकाल कर देखेंगे, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। H2O भाई हाइड्रोजन के कितना है हमारे पास में मास 2, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 है तो हमारे पास में 2 1 2 आ गया, 2 रेशो। ऑक्सीजन कितना मास होता है भाई 16, है ना। कितना एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का 8, मास क्या है तो क्या होता है हमारे ऑक्सीजन का 16। तो 2 रेशो हमारे पास में क्या आया 16। सोल्व करेंगे 2 1 2 2 8 16, तो हमारे पास में क्या आया भाई 1:8। कितना आया 1:8। समझ में आया भाई आपको 1:8 बाई मास। अब ये वाटर रेन वाटर हो, लैब वाटर हो, रिवर वाटर हो, कैनाल वाटर हो, लेक्स वाटर हो, व्हाटएवर, कोई भी पानी हो, इन सब का जो मास आएगा वो क्या आएगा 1:8, एक डेफिनिट मास रहने वाला है। तो हमेशा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की क्या डेफिनेशन हो गई, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये हो गई भाई, ए प्योर कंपाउंड, दूसरा पेन ले लेते हैं, ए प्योर कंपाउंड, एक सेकंड, a pure compound always contains exactly the same elements combined in fixed ratio by mass, regardless of its source, चाहे उसका सोर्स कोई भी क्यों ना हो, regardless of its source, चाहे उसका सोर्स कोई भी क्यों ना हो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो क्या डेफिनेशन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की,
आराम से इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, नोट जरूर बनाएं। तो a pure compound always combining always contains exactly the same elements combined in fixed ratio by mass in a fixed ratio by mass इसको मतलब अगर आपसे बोला जाए कि किसको बोलते हैं लो डेफिनेट प्रोपोर्शन या लो डेफिनेट प्रोपोर्शन बताएं, तो आप बताएंगे इट स्टेट्स दैट द प्योर सब्सटेंसेस a pure compound always contains exactly the same elements combined in a fixed ratio by mass regardless of its source। एग्जाम्पल दे देंगे वोटर का बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ गया। ये था लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब हम समझते हैं नेक्स्ट लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये भी मेरे समझ लेंगे। डेफिनेट मतलब डेफिनेट आपका मास होना चाहिए हमेशा, चाहे सोर्स कोई भी हो, है ना। जैसे वाटर का सोर्स कोई भी हो, मास सेम आना चाहिए। ऐसे ही मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है बच्चे, मल्टीपल प्रोपोर्शन में मल्टीपल यानी कि आपका जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग आ सकता है। एक अगर आपके पास, ध्यान समझते हैं इसको वापस से कि भाई क्या कहता है ये, पहले तो लो को समझते हैं कि लो क्या कहता है। ये लो हमारा कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, फॉर्म कंबाइन, लेकिन कंबाइन होकर मल्टीपल कंपाउंड्स बनाते हैं। कंबाइन एंड फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड। दो एलिमेंट, प्योरली दो एलिमेंट आपस में मिले, मिलकर एक कंपाउंड बनाए, लेकिन वो एलिमेंट दूसरा भी कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे भाई मान लीजिए हमारे पास में H2 प्लस O2 क्या मिलकर बनाते हैं, H2O वाटर। लेकिन भाई ये H2O2 तो मिलकर H2O2 भी बना सकते हैं, है कि नहीं, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो बना सकते हैं यही वाले एलिमेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक अलग चीज है, वाटर एक हमारा अलग कंपाउंड है, राइट। तो अगर दो एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही दो एलिमेंट है, उन्होंने एक कंपाउंड बनाया है वाटर, एक कंपाउंड बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो अगर ऐसे ही दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स और मल्टीपल कंपाउंड्स बनाते हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विद ए फिक्स्ड मास, तो उनमें से एक का मास तो फिक्स रहेगा, एक का मास फिक्स रहेगा, ऑफ द अदर फॉर्म में सिंपल होल नंबर रेशो, और दूसरा वाला सिंपल होल नंबर रेशो में रहेगा। कि सिंपल होल नंबर रेशो क्या होता है मैम, तो भाई ये सिंपल होल नंबर रेशो होता है कि आपके जब रेशो निकाले दूसरे कंपाउंड का, तो वो 1:2, 1:2, 2:3, 5:7, 1:8 इन्हीं के फॉर्म में रहना चाहिए। नहीं, 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग ही आपकी लगभग रहनी चाहिए रेशो में, 1:9 तक की या 2:9 तक, इस तरीके से 9 तक ही आपका जा सकता है। इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ठीक है, जैसे 1:8 हमने ऊपर निकाला था मास, वो भी सिंपलेस्ट होल रेशो में था। ठीक है, होल नंबर रेशो में था। तो समझ में आया कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं मल्टीपल कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, उनमें से एक एलिमेंट का मास, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विद ए फिक्स्ड मास, masses of one element combining with a fixed mass, उनमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड मास, एंड ऑफ द अदर फॉर्म इन ए सिंपल होल रेशो। अब एग्जांपल समझते हैं भाई, है ना, ये तो आपने याद कर लिया, इसको एग्जांपल से फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, CO2, हम सब जानते हैं CO2 बनाते हैं। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड तो बना सकते हैं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 तो बना सकते हैं, यहाँ पर CO2 बना रहे हैं। तो कार्बन हमने लिए 12 ग्राम, ऑक्सीजन हमने ली 16 ग्राम, ये हमारा बना कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ऐसे तो बनेगा भाई, देखो कि C प्लस ऑक्सीजन मतलब O2, ये हमारा कितना आया, इसने हमारा बना दिया CO2। ठीक है, एक तो हमारा ये बना, दूसरा क्या बनेगा, एक बनेगा C प्लस ऑक्सीजन, तब ये हमारा बन जाएगा CO, है ना। ऐसे ऐसे समझ सकते, यहाँ पर समझाती हूँ पहले, यहाँ पर हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं बेटर पहले। ठीक है भाई, फिर आपको वहां पर PDF पर लेकर चलते, जैसे जैसे, एक सेकंड देना भाई, ये हो गया हमारा काम कि C प्लस O हमने क्या बनाया कार्बन ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दूसरा हमने लिया C प्लस O2, क्या बनाया हमने बनाया CO2 गैस। अब नोटिस करना,
कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सही बात है, सही बात है। अब इनको बैलेंस अगर करेंगे तो O के साथ तो हमारा 2 ही आता है, ऑक्सीजन हमेशा अकेला लिखा नहीं जाता, जैसा आप जानते हैं। यहाँ O2 है तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे, तो यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे, राइट। यहाँ पर CO2 तो हमारा कंफर्म है, आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, करेक्ट, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें। तो अब नोटिस करना भैया, अब नोटिस करना, चाहो तो यहाँ पर इसको विदाउट इसके भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। पहले इजीएस्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। भाई आपने यहाँ पर नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि मैम यहाँ पर भी कार्बन एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है, यानी कि उनमें से एक जो एलिमेंट है, जो एक एलिमेंट है वो कैसा है, उसका मास फिक्स्ड मास रहता है। अगर नहीं है तो कर लेते हैं, फिक्स्ड मास में वो रहता है, ठीक है। कार्बन एक फिक्स्ड मास, दोनों का 12 फिक्स्ड मास हो गया। अब ऑक्सीजन का मास निकालते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, कितने पर आता है, 8 पर, तो मास कितना हो गया 16, ये 16 ग्राम। रेशो दूसरे वाले का निकालते हैं, कितना 16 2 जा 32, 16 पर आता है ना, 2 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 16 2 जा 32, तो ये है 32 ग्राम। भाई रेशो निकाले 32 ग्राम का, कैसे, 16 1 सा 16, 16 2 जा 32, तो कितना रेशो आया 1:2। तो वही तो बोला उन्होंने कि एक तो आपका फिक्स्ड मास में रहता है ना भाई, एक किस में रहता है, फिक्स्ड मास में, दोबारा करते हैं उसको हाईलाइट, एक रहता है फिक्स्ड मास में, तो कार्बन यहाँ पर फिक्स्ड मास में है, और दूसरा वाला जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो एक सिंपलेस्ट होल रेशो में रहता है, वो एक सिंपलेस्ट होल रेशो में रहता है। इसी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी भाई, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब समझते हैं अपने नेक्स्ट लॉ को, गे ऑफ लुजाक लॉ, गैसियस लो के बारे में बात करता है, वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम के बारे में बात करता है। ये हमको बताते हैं गे लुजाक सर, ये साइंटिस्ट का ही नाम है, वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि गैस के लिए आपको एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करना है। क्या है वो मैथमेटिकल रूल, वो रूल ये है कि हमेशा जब भी गैस एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे, तो हमेशा जो गैस के एलिमेंट्स है वो जरूर मेजर होने चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर उनका कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर में ही वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको ये समझना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट बी मेजर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, मस्ट बी मेजर्ड, यही बोला है गे लुजाक लॉ ने। गे लुजाक सर ने हमको गैसियस वॉल्यूम के बारे में यही बताया कि उनका जो वॉल्यूम है, जब आप मेजर करें गैस को, गैस हमारा वॉल्यूम में मेजर करेंगे ना, तो गैस को जब आप मेजर करें वॉल्यूम में, तो भाई उनका वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर, चलिए समझते हैं। और उनका जो रेशो निकल कर आए वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर जब आप मेजर करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर हो, और उनका जो रेशो हो वॉल्यूम का, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होना चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में, जैसा भी समझा है भाई, ठीक है। तो भाई जैसे हमारे पास में ये H2 का एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, H2 हमने लिया, ये हमारे पास में एक O2, ये हमारे पास में O2 हमने 50 ml लिया, H2 100 ml, ऑक्सीजन हमने 50 ml लिया, इन दोनों से मिलकर बना हमारा वाटर, H2O बना, है ना, वेपर फॉर्म में, गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, H2 वेपर फॉर्म में बना, तो ये हमारा बना वेपर 100 ml, वेपर कितनी बनी 100 ml। तो अगर हम इनके रेशो निकालें, वॉल्यूम का रेशो निकालें, तो 100 ml डिवाइड 50, डिवाइड कितना हो जाएगा भाई ये 100, देखो कितना इजी है, 50 से करेंगे इसको, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 52 जा 100, यानी कि 2:1:2 हमारे पास में इसका वॉल्यूम रेशो आ गया। इज दैट क्लियर, सिंपलेस्ट होल रेशो आना, होल पर रेशो आना चाहिए, वॉल्यूम रेशो, और हमेशा गैस से गैस बननी चाहिए, और गैस को जब हमको मेजर करें उसके वॉल्यूम को, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। यही है हमारा गेल-लुजाक लॉ, ठीक है, इजी। अपनी एनसीईआरटी में पढ़ते रहना भाई, ये है आपकी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जो भी आपके लॉ हैं इसको रीड जरूर करना है। तो ये था हमारा गेल-लुजाक, ओके, फिर से निकालना पड़ेगा, ओके, गेल-लुजाक लॉ, यहाँ पर ये आप रीड करना, ये है आपकी एनसीईआरटी भाई।
गे-लुजाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो गे-लुजाक ने दिया 1808 में दिया था। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे कि जब गैस कंबाइन होती हैं, है ना, गैस जब आपस में मिलती हैं तो क्या होता है भाई, गैस आपस में मिलकर एक केमिकल रिएक्शन उनको जब प्रोड्यूस होता है तो सिंपल क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, हमेशा सिंपल रेशो होता है वॉल्यूम का, सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम सभी गैस के लिए। एंड जरूरी होना चाहिए सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई, एग्जांपल लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर का, वाटर यहाँ पर वेपर फेज में गैसियस फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ही मिल जाता है वॉल्यूम का। इजी, ये था हमारे पास में गे-लुजाक लॉ। तो गे-लुजाक लॉ बाद में एवोगाद्रो लॉ ने भी इस पर काम, मतलब एवोगाद्रो में 1811 तक, 1808 में बताया था इन्होंने, तो उसके बाद में अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको एवोगाद्रो लॉ के अंदर। एवोगाद्रो ने 1811 में एक लॉ लाया एवोगाद्रो लॉ, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया। इजी, तो गे-लुजाक लॉ तो समझ में आ गया, बहुत इजी है। अब समझते हैं एवोगाद्रो लॉ, लास्ट लॉ है ना ऑफ दिस क्लास। एवोगाद्रो लॉ हमारे पास में क्या कहता है, कनेक्टिंग स्पेस टू द मॉलिक्यूल्स। एवोगाद्रो लॉ हमको बताता है कि भाई, पहले लॉ के बारे में बता देते हैं जिससे कि अच्छे से आपको चीजें समझ में आए। चलो यहाँ पर देखते हैं आपको, ठीक है। एट आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक आइडेंटिकल यानी कि एक टेम्परेचर प्रेशर एक आइडेंटिकल हो, कांस्टेंट हो, है ना, गिवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट कंटेन्स रिगार्डलेस ऑफ द गैस टाइप। गैस का कोई भी टाइप हो उससे मतलब नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ गैस टाइप, हमेशा जो गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन है उसके डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो उसका भाई वॉल्यूम भी गैस का ज्यादा होगा। ठीक है, गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। जैसे भाई क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, समझते हैं इसका मतलब, यहां से अब समझते हैं ये कि भाई इक्वल वॉल्यूम्स इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एक मॉलिक्यूल्स के जितने नंबर हैं उतने ही वॉल्यूम उसका भी होगा, यानी कि वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स आपस में इक्वल इक्वल होते हैं। कब हो गए इक्वल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। इक्वल वॉल्यूम्स इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारे पास में है 1 लीटर, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है 1 लीटर, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस भी हमको कितनी मिली, 1 लीटर। एक तो इनका होल नंबर रेशो में हमको चीजें मिली, 1:1:1 में हमको चीजें मिली। दूसरा, वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स हमारे पास में क्या है, इक्वल, वॉल्यूम्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास में है इक्वल। जैसे मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ। अगर मैंने लिखा H2, मैंने लिखा यहाँ पर O2, मुझे इससे मिला वाटर H2O 1 लीटर, तो भाई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चा जो ये है आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है ना, कोफिशिएंट को के बारे में बात करते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। यहाँ पर भी कितना मिला हमको, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, H2O स्टीम वेपर की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास में वॉल्यूम सेम है, लीटर 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 क्या है, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, अगर सबका 1 लीटर वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल है, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स है तो ये 1 लीटर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक यहाँ पर समझते हैं, अगर मैं बात करूं एवोगाद्रो लॉ, अपनी एनसीईआरटी में जरूर रीड करना एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। जस्ट ए सेकेंड, एक ब्लैंक पेज यहाँ पर कहीं ढूंढ लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है भाई, आप मुझे बताना कि भाई अगर मैंने लिया H2, फिर मैंने लिया यहाँ पर Cl, मुझे यहाँ पर मिला HCl, राइट। अब H तो दो है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आएगा, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर Cl2 आया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 1, ये इसका भी मॉलिक्यूल कितना है 1, इसके मॉलिक्यूल कितने हैं भाई 2, तो रेशो कितना आया इनका, इनका रेशो की देखो, ये 1 1 यहाँ पर 2, तो इनका रेशो आया 1:1:2। किस चीज का रेशो है भाई इनके, ये मॉलिक्यूल्स का रेशो है। क्या है भाई ये, मॉलिक्यूल्स का रेशो। अब सवाल ये आता है, हमको तो एवोगाद्रो सर ने ये बताया
कि भाई एक आइडेंटिकल टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मोलिक्यूल्स और वॉल्यूम इक्वल इक्वल होता है, तो इसका वॉल्यूम का रेशो भी क्या आ जाएगा भाई, इसका वॉल्यूम का रेशो भी 1:1:2 ही हमारे पास में आ जाएगा, जो सिंपलेस्ट होल नंबर में रहेगा एंड मोलिक्यूल्स के इक्वली रहता है। सिंपल, इतनी सी बात को ही बता रहे हैं एवोगाड्रो सर। इजी, लेकिन कैसे ये आपको ध्यान रखनी है, मस्ट बी मेजर्ड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे लॉ आपने पढ़े। कंजर्वेशन ऑफ मास में तो खैर इजी है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, राइट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे ये बोल सकते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शंस आपके मास के बारे में बताता है कि प्योर कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो रहता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन भी मास के बारे में बताता है कि सिंपल रेशो में आते हैं उनके मास का रेशो। गेलुजाक सर वॉल्यूम के बारे में बताते हैं, सिंपल रेशो में आएगा गैस के साथ में रिएक्ट करके। एवोगाड्रो सर वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स का रिलेशन देते हैं कि इक्वल वॉल्यूम इज इक्वल टू इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉरी इक्वल मॉलिक्यूल्स। तो ये था हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़े, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आई होप तो क्लियर रहा होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।